दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि झारखंड के किस स्थान से कौन सा राजवंश ने अपना शासन व्यवस्था को स्थापित किया, या झारखंड के किस क्षेत्र में कौन से राजवंश हुए। तो इन सभी टॉपिक को विस्तृत रूप से आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा राजवंश हुए, और मुंडा राजवंश ही आगे चलकर नागवंश में परिवर्तन हो गया। फिर हम लोग देखते हैं पलामू क्षेत्र है, वहां पे मुख्य रूप से रक्सेल वंश हुए। और रक्सेल वंश का शासन काल था वो ज्यादा लंबा चला नहीं। इनके अंत के बाद चेरो वंश का शासन प्रारंभ होता है पलामू क्षेत्र में। और फिर हम लोग देखते हैं धनबाद का जो क्षेत्र है, वहां पे मानभूम राजवंश का शासन देखने को मिलता है। फिर आपका पंचेत राज, और सिंहभूम का जो एरिया है, वो सिंहभूम के एरिया में धालभूम राजवंश को देखा जाता है और सिंह वंश को देखा जाता है। रामगढ़ का एरिया है, वहां पे आपका इस क्षेत्र में आपका सिंह वंश देखने को मिलता है। और कुछ अन्य राजवंश हुए, जैसे आपका कुंडा राजवंश हुआ, खड़गडिया राजवंश हुआ, और सोनपुर राजवंश हुआ। तो इस प्रकार ये जो राजवंश है, ये क्षेत्रीय राजवंश हुए झारखंड के। तो चलिए इन सभी राजवंशों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से आगे के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मुंडा राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मुंडा राजवंश जो है दोस्तों, यह जो झारखंड में मुंडा जनजाति जो है, इसका प्रवेश 600 बीसी माना जाता है। आरंभ में मुंडा जनजाति को स्थानीय जनजाति, जैसे आरंभ में जब ये मुंडा जनजाति यहाँ आए तो स्थानीय जनजाति जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया से संघर्ष करना पड़ा मुंडा जनजाति को। और इस संघर्ष में सफल होने के बाद मुंडाओं ने अपनी जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया। जब झारखंड में मुंडा जनजाति आते हैं 600 बीसी में, तो यहाँ आने के बाद उनका संघर्ष प्रारंभ होता है। जो यहाँ के स्थानीय जनजाति होते हैं, असुर जनजाति, बिरहोर और बिरजिया, उनके साथ संघर्ष प्रारंभ होता है। और इस संघर्ष में मुंडा जनजाति को सफलता प्राप्त होती है। और मुंडा जनजाति सफल होने के बाद क्या करते हैं कि वह अपनी जनजातीय शासन पद्धति को जन्म देते हैं, जिसे खूटकट्टी प्रथा या पहाड़ा पंचायत प्रथा कहा जाता है। अब ये जो मुंडा जनजाति थे वो कहाँ से आए थे दोस्तों? तो यह मुंडा जनजाति तिब्बत से आए थे और रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में बस गए। मुंडा जनजाति ने असुर जनजाति की संस्कृति का अंत की थी। जो मुंडा जनजाति थी, उन्होंने ही झारखंड के स्थानीय जनजाति जो असुर जनजाति हुआ करती थी, उनकी संस्कृति का अंत मुंडा जनजाति ने ही की थी। मुंडा जनजाति जरासंध जो महाभारत के पात्र हैं उनके सेना में सम्मिलित थे। कौन? तो मुंडा जनजाति। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। अब ये जो मुंडा जनजाति थे दोस्तों, झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष, जो मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष थे, कहीं आपको रीता मुंडा, कहीं ऋषा मुंडा मिलता है। ऋषा मुंडा ने झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम झारखंड के किस जनजाति के द्वारा झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई? तो वह मुंडा जनजाति है दोस्तों। और किनके द्वारा किया गया था? तो वो ऋषा मुंडा थे, जिनके द्वारा झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम, जो ऋषा मुंडा के द्वारा झारखंड राज्य का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई, उन्होंने अपने द्वारा स्थापित इस राज्य का नाम क्या रखा? तो सूतिया नागखंड नाम रखा। ठीक है, सूतिया नागखंड नाम रखा तथा इस राज्य के प्रथम राजा सूतिया पाहन को नियुक्त किया। उन्होंने झारखंड राज्य का निर्माण प्रारंभ यदि पूछा जाए तो ऋषा मुंडा ने किया, लेकिन प्रथम राजा जो है उन्होंने सूतिया पाहन को नियुक्त किया। वो स्वयं राजा ना बनकर उन्होंने सूतिया पाहन को इस राज्य का राजा बनाया। और इस राज्य का नाम क्या रखा गया? तो इस राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
ये जो सूतिया पाहन थे, उनके 7 राज्य, उनके जो राज्य थे वो 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित था। सूतिया पाहन का जो राज्य था सूतिया नागखंड, उस सूतिया नागखंड को 7 खंड और 21 परगना में विभाजित किया गया था। अब ये 7 गढ़ कौन कौन से थे दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला था लोहागढ़, फिर दूसरा हजारगढ़, पालूनगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, केसलगढ़ और सूरजगढ़ या सुरगुंजागढ़। ये 7 गढ़ थे दोस्तों, जिसे वर्तमान में लोहागढ़ को लोहरदगा, हजारगढ़ को हजारीबाग, पालूनगढ़ को पलामू, मानगढ़ को मानभूम धनबाद, सिंहगढ़ को सिंहभूम, केसलगढ़ को केसलपुर और सूरजगढ़ को जिसे सुरगुंजागढ़ भी कहते हैं, वह सुरगुंजा जिला के नाम से आज के डेट में जाना जाता है, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में, वर्तमान के छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब 21 परगना, 7 गढ़ को तो देखा हम लोगों ने, अब 21 परगना कौन कौन से थे दोस्तों, तो 21 परगना था ओमदड़ा, दोईसा, खुखरा, सुरगुंजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहट, गिरगा, बिरुआ, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बेलसिंह, तमाड़, लोहरडी, खेरसिंह, उदयपुर, बोनाई, कोरिया, चगमकर। तो ये 21 परगना थे दोस्तों सूतिया नागखंड के और 7 गढ़। सूतिया पाहन के जो उत्तराधिकारी हुए, सूतिया पाहन के उत्तराधिकारी मंदरा मुंडा हुए। सूतिया पाहन जो थे उनके उत्तराधिकारी कौन हुए, तो मंदरा मुंडा हुए, जिसे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा जाता है। अंतिम राजा इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि मंदरा मुंडा का कोई भी अपना उत्तराधिकारी नहीं था। मंदरा मुंडा का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण जो मुंडा राजवंश हुए उनका अंतिम राजा मंदरा मुंडा ही हुए, जिस कारण मंदरा मुंडा ने उन्होंने फनी मुकुट राय को गोद लिया। फनी मुकुट राय द्वारा स्थापित राज्य नागवंश कहलाया। अब मंदरा मुंडा ने क्या किया था, फनी मुकुट राय को गोद लिया और उन्हें गोद लेने के बाद उनके द्वारा जो राज्य की स्थापना की गई वह राज्य नागवंश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नागवंश के बारे में पढ़ते हैं। नागवंश के स्थापक कौन थे दोस्तों, तो नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे। नागवंश के संस्थापक कौन थे, तो नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे, जिन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागवंश के आदि पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो फनी मुकुट राय हैं जिन्हें नागवंश के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और नागवंश का संस्थापक कौन है, तो नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय हैं। उन्होंने 64 एडी प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया। उन्होंने नागवंश राज्य की स्थापना कर अपनी जो राजधानी है वह कहाँ बनाई, तो सुतियांबे में अपनी राजधानी बनाई। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार फनी मुकुट राय 19 वर्ष के थे। अब ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार जो फनी मुकुट राय थे वह 19 वर्ष के थे जब वह राजा बने थे, अर्थात ऐसे में उनका जन्म जो है वो 64 ईस्वी में हुआ। इसी कारण कई पुस्तकों में नागवंश की स्थापना का 64 ईस्वी प्रथम शताब्दी को दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। ये जो फनी मुकुट राय थे इनका विवाह पंचेत राज के गोवंशी क्षेत्रियों के यहाँ हुआ तथा पंचेत राज की सहायता से इन्होंने क्यूजोर राज्य को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। ठीक है, उनका जो विवाह हुआ था दोस्तों वो पंचेत राज्य के गोवंशी क्षेत्रीय के यहाँ हुआ था और उन्हीं की सहायता से इन्होंने क्यूजोर राज्य को भी पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। आगे देखते हैं हम लोग। इन्होंने अपने शासन काल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रण किया। अब इन्होंने अपने शासन काल में क्या किया कि बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रण किया तथा बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। कई बार पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फनी मुकुट राय ने किन्हें अपना दीवान नियुक्त किया था, तो भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान इन्होंने नियुक्त किया था। और वो कहाँ से आए थे, तो वो बनारस से आए थे।
इन्होंने अपने शासन काल में झारखंड से बाहर के लोगों को झारखंड में आने का निमंत्रण दिया और बनारस से जो भवराय श्रीवास्तव आए थे उन्हें दीवान नियुक्त किया। इसी कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तार हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर भी बनवाया। अब ये फनी मुकुट राय ने पूछा जाता है कि फनी मुकुट राय ने सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, तो फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। या ये भी पूछा जाता है कि सुतियाम्बे में जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था नागवंश काल में, नागवंशियों के काल में, तो किस नागवंशी के द्वारा बनवाया गया था, तो वो फनी मुकुट राय के द्वारा सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं। इसके अलावा जगन्नाथपुरी से आने वाले एक पंडे के द्वारा ठाकुरबाड़ी में एक मूर्ति की स्थापना करवाई गई। उस पंडे को डोरंडा, यहाँ डोरंडा होगा दोस्तों, डोरंडा एवं महू गांव नामक ग्राम देकर यहाँ बसाया। जो पंडित थे उनको भी क्या किया, गांव देकर बसाया, डोरंडा और एवं महू गांव नामक ग्राम देकर यहाँ पर बसाया। आगे देखते हैं। फनी मुकुट राय के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में अब हम लोग देखते हैं। फनी मुकुट राय के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, तो सबसे पहले मुकुट राय, जो फनी मुकुट राय के उत्तराधिकारी थे, इसके पश्चात मदन राय राजा बने। ठीक है। फिर आपका प्रताप राय ने सुतियाम्बे के जगह स्वर्णरेखा नदी तट पर स्थित चुटिया को राजधानी बनाई। यहाँ के बाद अब राजधानी चेंज हो जाता है दोस्तों। सुतियाम्बे से जो राजधानी है वह चुटिया में परिवर्तन किसने किया, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था। तो प्रताप राय जो थे उन्होंने क्या किया था, सुतियाम्बे के जगह पे अपना जो राजधानी है वो चुटिया में बनाया था। और यह चुटिया कहाँ स्थित है दोस्तों, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया है जहां अपनी राजधानी घोषित किया। यह समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी थे। ये जो प्रताप राय थे ये किनके समकालीन थे, तो यह गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा थे। तथा इसने काशी तथा दूसरे देशों के लोगों को लाकर अपने राज्य में बसाया। अब ये जो प्रताप राय थे इन्होंने भी काशी तथा अन्य दूसरे देशों से लोगों को लाकर यहाँ झारखंड में बसाया। आगे देखते हैं गजघंट राय के बारे में। अब ये जो गजघंट राय जी थे इनके शासन काल में गुमला जिला के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर की स्थापना करवाई गई। हम लोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास में भी पढ़े थे कि जो महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया था वह किनके द्वारा करवाया गया था, तो गजघंट राय के द्वारा करवाया गया था। और इन्हीं के शासन काल में गुमला के चैनपुर के निकट टांगीनाथ मंदिर का भी स्थापना हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भीमकर्ण के बारे में। ये जो देखते हैं भीमकर्ण। अब ये नागवंश के जो शासक हुए भीमकर्ण, नागवंश के ये प्रथम राजा थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि ली। अब तक जितने भी नागवंशी शासक हुए उन्होंने राय की उपाधि ली थी, लेकिन भीमकर्ण वो पहले नागवंशी राजा थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि ली थी। जो छोटा नागपुर क्षेत्र पर कलचरू नरेश लक्ष्मीकर्ण का प्रभाव या नागवंशी से मित्रता का प्रतीक है। इन्हीं के कारण उन्होंने राय की जगह क्या किया था, कर्ण की उपाधि ली थी। भीमकर्ण ने चुटिया के जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले जो सूतिया पाहन थे, सूतिया पाहन के द्वारा सुतियाम्बे में राजधानी बनाई गई। फिर सुतियाम्बे के बाद प्रताप राय के द्वारा आपका चुटिया में राजधानी बनाई गई, जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित था चुटिया, वहां पे राजधानी बनाई गई। अब जो भीमकर्ण थे, भीमकर्ण के द्वारा क्या किया गया, यह फिर से राजधानी बदलकर खुखरा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तथा यहाँ इन्होंने क्या किया, भीम सागर झील का निर्माण करवाया। यह पूछा जाता है दोस्तों कि भीम सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, तो भीम सागर झील का निर्माण जो है दोस्तों वह नागवंशी राजा भीमकर्ण के द्वारा बनवाया गया। इन्होंने, अब जो भीमकर्ण थे इन्होंने क्या किया, रक्सौल राजा के साथ एक बरवा का युद्ध लड़ा और इस बरवा का युद्ध में इन्होंने रक्सौल राजा को पराजित कर भीमकर्ण ने रक्सौल क्षेत्र में लूटपाट की और लूटपाट कर यहाँ से वासुदेव राय की एक मूर्ति भी प्राप्त की। ठीक है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो रक्सौल क्षेत्र में किस नागवंशी
राजा ने लूटपाट कर रक्सोल क्षेत्र में लूटपाट कर वासुदेव राय की मूर्ति प्राप्त की। तो भीमकर्ण वो नागवंशी राजा थे दोस्तों जिन्होंने रक्सोल क्षेत्र में लूटपाट कर वासुदेव राय की मूर्ति प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिवदास कर्ण। ये जो शिवदास कर्ण थे दोस्तों, इनका शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल 1367 से 1389 ईस्वी के बीच रहा इनका शासनकाल। इसके समय गुमला के घाघरा स्थित हापामुनि मंदिर जो गुमला जिले के घाघरा में स्थित है हापामुनि मंदिर, यह मंदिर निर्माण तो गजघंट राय के द्वारा, नागवंशी शासक गजघंट राय के द्वारा करवाया गया था, लेकिन शिवदास कर्ण के टाइम में क्या हुआ, हापामुनि मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा का मराठा ब्राह्मण एवं राजगुरु सियानाथ देव की सहायता से स्थापित की गई। इनके सहायता से हापामुनि में क्या किया गया, भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवाई गई शिवदास कर्ण के समय। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं प्रताप कर्ण। अब ये जो प्रताप कर्ण थे दोस्तों, यह लोधी वंश के समकालीन नागवंशी शासक थे, नागवंशी राजा थे। इनके शासनकाल में नागवंशी के अधीन रहने वाला तमाड़ के, अब इनके जो नागवंशी शासक थे इनके अधीन रहने वाला तमाड़ घटवाल राजाओं के ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। जो नागवंशी राजाओं के अधीन रहते थे तमाड़ के घटवाल राजा, उन्होंने क्या किया, अब नागवंशी राजाओं के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, नागवंशी राजाओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तथा नागवंशी की जो राजधानी थी, नागवंशियों की राजधानी खुखरागढ़ को घेर कर प्रताप राय को क्या किया, बंदी बना लिया। किन्होंने बंदी बना लिया? तो तमाड़ के जो घटवार राजाओं थे उन्होंने प्रताप राय को बंदी बना लिया। ऐसी स्थिति में खेरागढ़ के खरवार सरदार जो बागदेव थे उनकी सहायता से उन्होंने घटवालों को पराजित किया। किन्होंने घटवालों को पराजित किया? तो खेरागढ़ के जो खरवार सरदार थे बागदेव, उनकी सहायता से घटवालों को पराजित किया और विजय मतलब जीत हासिल करने के बाद प्रताप कर्ण ने क्या किया, बागदेव को कर्णपुरा परगना का राजा बनाया। जो बागदेव थे, खरवार सरदार थे बागदेव, उनको क्या किया, कर्णपुरा परगना का उन्हें राजा बनाया, जिसे रामगढ़ राजवंश की नींव पड़ी। और इन्हीं के द्वारा जो रामगढ़ क्षेत्र है दोस्तों, रामगढ़ क्षेत्र में जो राजवंश हुए इन्हीं के द्वारा नींव वहां पे पड़ी थी। किनके द्वारा? तो वही बागदेव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छत्रकर्ण। अब ये छत्रकर्ण जो थे दोस्तों, यह भी लोधी के समकालीन थे। छत्रकर्ण नागवंशी राजा कोराम्बे में रक्सोल राजाओं और नागवंशियों के बीच भीषण संघर्ष होने के कारण कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो झारखंड का हल्दी घाटी जो है वो कोराम्बे में रक्सेल और नागवंशी के बीच भीषण संघर्ष होने के कारण कोराम्बे को ही झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। 1473 ईस्वी में छत्रकर्ण ने गुमला के कोराम्बे में विष्णु मूर्ति की स्थापित की। अब ये जो 1473 ईस्वी है दोस्तों, 1473 ईस्वी में छत्रकर्ण जो थे नागवंशी राजा, तो छत्रकर्ण के द्वारा गुमला के कोराम्बे में विष्णु मूर्ति की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दुर्जन साल। ये जो दुर्जन साल है दोस्तों, नागवंशी शासक के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे। यह जहांगीर के समकालीन नागवंशी राजा थे। यह जहांगीर के समकालीन राजा थे और इन्होंने द्वेषा को अपनी राजधानी बनाई। अब ये जो दुर्जन साल थे, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी कहाँ ले गए? नागवंशियों का जो राजधानी है द्वेषा ले गए और इन्होंने अपनी राजधानी द्वेषा बनाई। ठीक है, अब क्या है, ये द्वेषा कहाँ पे था? तो द्वेषा तीनों ओर से क्या था, पहाड़ है और एक और जो बच जाता था वह दक्षिण कोयल नदी से घिरा हुआ था। साथ ही यहाँ कई सुंदर भवनों के साथ साथ नवरत्नगढ़ नामक महल निर्मित कराया गया था। इनके काल में क्या हुआ था दोस्तों, ये जो द्वेषा जगह था यहाँ पे कई सुंदर भवनों का निर्माण करवाया गया, जिसमें नवरत्नगढ़ का नामक एक महल भी निर्माण
करवाया गया था। और यह महल जो है दोस्तों, यह 5 मंजिला था तथा महलों के चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें जल भरा हुआ रहता था। महल की जो लंबाई और चौड़ाई थी, वो लंबाई चौड़ाई आपका 72 मीटर थी तथा इसकी दीवार जो है वो 33 इंच मोटी थी। सोच सकते हैं कि किस प्रकार का यह महल रहा होगा। इस महल से वह मुगलों की भांति झरोखा दर्शन भी क्या करते थे। यह हीरो के पारखी व्यक्ति थे। यह जो थे दुर्जन शाह बहुत ही बड़े हीरे के पारखी थे। इन्होंने इन्होंने जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खां ने इनको पराजित कर दिया। जब जहांगीर के जो सेनापति थे इब्राहिम खान से इनका युद्ध हुआ और इब्राहिम खान ने दुर्जन शाह को पराजित कर दिया और इनको 12 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा। किनको? दुर्जन शाह को। और दुर्जन शाह को बंदी बनाकर रखने के बाद इन्हें 12 वर्षों के बाद इन्हें हीरे की पारखी होने के कारण शाह की उपाधि दी गई और इनको कैद से मुक्त कर दिया गया 6000 की वार्षिक कर पर। ठीक है, 12 वर्षों तक दुर्जन शाह को कैद रखा गया, लेकिन यह हीरे के बहुत बड़े पारखी थे जिस कारण इनको कैद से शाह की उपाधि देकर कैद से मुक्त कर दिया गया और 6000 वार्षिक कर पर इन्हें कैद से मुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनी शाह। अब ये एनी शाह वह नागवंशी राजा थे जिनके द्वारा 16 से 91 ईस्वी में इन्हीं नागवंशी राजा के द्वारा 16 से 91 ईस्वी में रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अभी भी आज जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर बहुत धूमधाम से आपका रथ का मेला लगता है दोस्तों, रथ निकाला जाता है। आज भी वह मंदिर है, मैं वहां गई हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इसका जो निर्माण है वह एनी शाह जो नागवंशी शासक हुए उनके द्वारा 16 से 91 ईस्वी में बनाया गया और यह रांची के जगन्नाथपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। साथ ही स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की। अब एनी शाह ने अपनी राजधानी कहाँ लेकर आया दोस्तों, अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो एनी शाह ने अपनी जो राजधानी है वो सतरंजी में स्थापित की, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के समीप ही स्थित है। ठीक है, तो सतरंजी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रघुनाथ शाह। अब ये जो रघुनाथ शाह थे दोस्तों, ये औरंगजेब के समकालीन थे। रघुनाथ शाह औरंगजेब के समकालीन थे। रघुनाथ शाह नागवंशी राजा थे। यह क्या थे ना, यह बहुत ही धार्मिक और दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत ही धार्मिक और दानी स्वभाव के व्यक्ति थे जिन्होंने रांची स्थित बेड़ो में मदन मोहन मंदिर तथा रांची में स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये जो रांची में दो बड़े मंदिर बेड़ो में जो स्थित है मदन मोहन मंदिर और रांची के चुटिया में स्थित राम सीता मंदिर है, किन्होंने निर्माण करवाया? तो रघुनाथ शाह के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। राम सीता मंदिर के निर्माण में हरि ब्रह्मचारी ने मुख्य भूमिका निभाई। ये जो राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, इनमें हरि ब्रह्मचारी का मुख्य भूमिका निभाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदयनाथ शाह देव जो हुए नागवंशी राजा, इन्होंने अपनी राजधानी पालकोट के जगह रातूगढ़ को बनाई। अब इन्होंने उदयनाथ शाह ने क्या किया, अपनी राजधानी कहाँ ले गए? तो रातूगढ़ ले गए। रातूगढ़ नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी एवं क्रम में 8वीं राजधानी थी। कुल 8 राजधानी नागवंशियों के हुए दोस्तों, और इन 8 राजधानी में से जो अंतिम राजधानी थी वह रातूगढ़ थी और जो पहली राजधानी थी दोस्तों वह सुतियांबे थी। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिंतामणि चरण नाथ सहदेव। अब ये जो है चिंतामणि चरण नाथ सहदेव, यह नागवंश के अंतिम राजा हुए। अंतिम राजधानी कहाँ हुई दोस्तों? तो रातूगढ़ अंतिम राजधानी हुई। और जो अंतिम नागवंशी शासक हुए वो चिंतामणि चरण नाथ सहदेव जो हैं वह अंतिम नागवंशी शासक हुए। और आजादी के बाद जमींदार अनुमूलन प्रक्रिया जो हुआ, आजादी के बाद जमींदारी अनुमूलन प्रक्रिया के तहत इस राजवंश का क्या हो गया? अंत हो गया।
नागवंश का क्या हो गया, अंत हो गया आजादी के बाद। चलिए नेक्स्ट आगे अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागवंशी राजाओं की राजधानी एवं कर्म। क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत से नागवंशी शासक हुए जिन्होंने अपनी राजधानी समय समय पर परिवर्तित कर अन्य जगहों पर स्थापित किया। तो मैंने यहाँ पे एक जगह इकट्ठा किया है कि जो नागवंशी शासकों का 8 राजधानी हुआ करती थी, तो उन सभी 8 राजधानियों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समय समय पर किन राजाओं के द्वारा किस स्थान को राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पे इकट्ठे हम लोग एक जगह पे देखेंगे। यहाँ देखिए 8 राजधानी है दोस्तों नागवंशियों का, और जो सबसे पहला राजधानी था, तो जो फनी मुकुट राय के समय जो राजधानी थी वह राजधानी हमारा सुतियांबे में था, और उनका जो शासन काल था वह 64 ईस्वी से लेके 458 ईस्वी तक चला इनका शासनकाल। और दूसरे हमारे प्रताप राय थे जिन्होंने सुतियांबे से बदलकर नागवंशियों का जो राजधानी बनाया वो चुटिया को बनाया, जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया है वहां पर अपनी राजधानी स्थापित की। और इनका शासनकाल जो था वह 307 से 334 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आए भीमकर्ण, उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी चुटिया से बदलकर खुखरा में स्थापित की, और इनका शासनकाल जो है दोस्तों वो 1079 से लेकर 1113 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और भीमकर्ण वह पहले नागवंशी शासक थे जिन्होंने राय की उपाधि हटाकर कर्ण की उपाधि धारण की। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो दुर्जन शाह थे, जो जहांगीर के समकालीन थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो उन्होंने अपनी राजधानी दोयसा में स्थापित की थी, और इनका शासनकाल 1514 से लेकर 1532 ईस्वी तक चली। फिर इनके बाद एनी शाह, जिन्होंने रांची के जगन्नाथपुर में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी 1651 ईस्वी में, उन्होंने अपनी राजधानी सतरंजी में स्थापित की। नेक्स्ट है जो यदुनाथ शाह, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो पालकोट में अपनी राजधानी स्थापित की थी, और इनका शासनकाल जो है वो 1707 से लेकर 1725 ईस्वी तक रही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जगन्नाथ शाहदेव जो थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो पालकोट भौरा में स्थापित की थी, और इनका शासनकाल जो है दोस्तों वो 1821 से लेकर 1868 ईस्वी तक रही। और अंतिम जो 8वां राजधानी नागवंशियों का रहा वह रहा उदयनाथ शाहदेव के द्वारा स्थापित की गई थी, और वह रातूगढ़ में स्थापित किया गया, और इनका शासनकाल जो था 1868 से लेकर 1959 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो यह थे दोस्तों कुल 8 राजधानियां नागवंशियों का, और 8 जो नागवंशी शासक थे जिनके द्वारा समय समय पर जो राजधानी को बदला गया उनके नाम थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पलामू का रक्सोल वंश। अब हम लोगों ने छोटा नागपुर का मुंडा राजवंश और नागवंश, ये दोनों वंश को तो पढ़ लिया। अब हम लोग पलामू के रक्सोल वंश को पढ़ेंगे दोस्तों। तो पलामू में रक्सोल वंश जो था, पलामू में स्थापित होने वाला यह पहला राजवंश था। पलामू में इससे पहले कोई राजवंश नहीं था। पलामू में राजवंश स्थापित होने वाला यह पहला राजवंश था, और वह था रक्सोलों का रक्सोल वंश था। रक्सोल खुद को राजपूत कहते थे, और इनकी 2 शाखाएं थी। पहला तो देवगन था और दूसरा कुंडेलवा था। इनका 2 शाखाएं थी। इनके राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र था दोस्तों वो पलामू था। पलामू से ज्यादा वर्तमान में अभी जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र है, जो सरगुजा जिला है, वह ज्यादा हुआ करता था, लेकिन यह अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है सरगुजा क्षेत्र। और रक्सोलों के समय, इनके समय में जो है दोस्तों कोरवा, गोंड और खरवार जनजाति की बहुलता थी। रक्सोल वंश के समय जो जनजातियां बहुलता थी, जनजातियों की जो जनसंख्या ज्यादा थी, वह कोरवा, गोंड तथा खरवार जनजाति थे दोस्तों, जिनमें सबसे अधिक संख्या में खरवारों की थी। और इस समय खरवार राजा का नाम प्रताप धवल मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि रक्सोल वंश के समय जो खरवार जनजाति की बहुलता थी, उनके राजा कौन थे, तो उनके राजा प्रताप धवल थे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 16वीं सदी में
चेरो राजाओं ने रक्सेलों को पराजित कर पलामू क्षेत्र में अपना आधिपत्य कायम किया। अब 16वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों कि चेरो राजाओं ने क्या किया, रक्सोल शासकों को पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। तो कब? 16वीं सदी में चेरो राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पलामू के चेरो वंश। पलामू के चेरो वंश, अब ये पलामू के चेरो वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चेरो वंश जो है उनका मुख्य रूप से इनका उदय जो है वो पलामू क्षेत्र में हुआ। इन्होंने रक्सेल वंश को पराजित कर इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम किया था। पहले भी मैंने बताया कि रक्सोल वंश को पराजित कर पलामू में चेरो वंश ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपना शासन प्रारंभ किया। चेरो वंश का इतिहास, चेरो राजवंश का जो इतिहास मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है और आधुनिक पलामू के निर्माता होने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। जो आधुनिक पलामू का निर्माण हुआ, इनका निर्माता का श्रेय भी जो है चेरो वंश को ही दिया जाता है, चेरो शासकों को ही दिया जाता है। इस राजवंश के प्रमुख राजा निम्न हुए। अब ये जो चेरो वंश के शासक हुए, राजवंश हुए, वो कौन कौन हुए, चलिए उनके बारे में अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो भगवत राय, इन्होंने ही चेरो वंश का स्थापना किया था पलामू में। इन्होंने पलामू में चेरो वंश का स्थापना किया था। तो चेरो वंश के संस्थापक के रूप में किन्हें जानते हैं? तो भगवत राय को। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है दोस्तों कि चेरो वंश के संस्थापक कौन है? तो भगवत राय हैं। भगवत राय के द्वारा ही पलामू में चेरो वंश का स्थापना किया गया था। अब देखते हैं हम लोग महारत चेरो। ये जो महारत चेरो थे दोस्तों, इनके शासनकाल में शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने चेरो के ऊपर आक्रमण किया तथा चेरो राजाओं को पराजित कर उनका सुप्रसिद्ध हाथी श्याम सुंदर अपने साथ ले गया। महारत चेरो के समय जो है दोस्तों, ये शेरशाह के समकालीन चेरो शासक थे और इनके साथ क्या हुआ कि जो शेरशाह के सेनापति ख्वास खां थे, उन्होंने इनके साथ आक्रमण किया और आक्रमण में इन्हें पराजित कर दिया और पराजित कर इनके पास एक सुप्रसिद्ध सफेद हाथी थी जिनका नाम था श्याम सुंदर। उन्हें उस हाथी को अपने साथ ले गए ख्वास खां। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनंत राय। अब ये जो अनंत राय हैं, यह इनके समय जहांगीर के सेनापति अफजल खां। अब ये जो अनंत राय थे, ये किनके समकालीन थे? तो अनंत राय जो चेरो राजा थे, यह जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर के सेनापति अफजल खां ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। ठीक है, अफजल खां ने इनके खिलाफ क्या किया था? सैन्य अभियान किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहबल राय। ये जो सहबल राय हैं दोस्तों, चेरो शासक, इनके शासनकाल में चेरो वंश का व्यापक विस्तार हुआ। जो चेरो वंश का विस्तार सबसे अधिक देखने को मिला, सहबल राय के शासनकाल में ही सबसे अधिक चेरो वंश का विस्तार देखने को मिला और चेरो राज्य सड़क ए आजम जीटी रोड के साथ हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गया था। ठीक है, कहां तक? हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गया था। सहबल राय को बाद में गिरफ्तार कर शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इन्हें क्या किया गया दोस्तों? इन्हें बंदी बनाकर सहबल राय को दिल्ली ले जाया गया और वहां इन्हें दर्दनाक मौत दी गई, शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया और इनकी मौत हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रताप राय के बारे में। अब ये जो प्रताप राय थे दोस्तों, ये चेरो वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। जितने भी चेरो शासक हुए, जितने भी चेरो राजाएं हुए, उनमें सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में प्रताप राय को जाना जाता है और यह शाहजहां के समकालीन थे। प्रताप राय जो चेरो शासक थे, वह शाहजहां के समकालीन थे और इन्होंने पुराना पलामू किला का निर्माण करवाया था। पलामू में 2 किलों का निर्माण हुआ था दोस्तों, एक पुराना किला, एक नया किला। तो जो पुराना किला का निर्माण करवाया गया था, ये प्रताप राय के द्वारा ही करवाया गया था और 1642 ईस्वी में प्रताप राय को मुगल के सूबेदार जो थे शाइस्ता खां ने पराजित किया और पराजित करके इनको 80,000 लगान इनसे वसूला गया। परंतु फिर 1642 ईस्वी में
मुगलों से इनकी संधि हो गई और प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया गया। साथ ही बदले में प्रताप राय ने मुगलों को 1 करोड़ दाम की वार्षिक रकम देना स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तेज राय। अब ये जो तेज राय थे दोस्तों, यह भी शाहजहां के ही समकालीन थे और शाहजहां के सेनापति शाइस्ता खां जो थे तेज राय को पराजित कर दिए थे। शाइस्ता खां ने क्या किया, तेज राय को भी पराजित कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेदिनी राय। अब चेरो शासक मेदिनी राय हुए। चेरो वंश के महानतम राजा के रूप में मेदिनी राय को जाना जाता है। इनका जो शासन काल था दोस्तों, इनका शासन काल 1658 से लेकर 1664 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा मेदिनी राय का। यह औरंगजेब के समकालीन थे। मेदिनी राय जो चेरो शासक थे वह किनके समकालीन थे, तो औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने नया पलामू किला का निर्माण किया। पुराने किले का निर्माण किन्होंने किया था, प्रताप राय ने। प्रताप राय चेरो शासक जो थे उन्होंने पुराने पलामू किला का निर्माण किया था और नए पलामू किला का जो निर्माण करवाया था वह मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था। इनका शासनकाल चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो चेरो राजवंश हुए उनका स्वर्ण युग मेदिनी राय का शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। साथ ही मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहते हैं। मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह, मेदिनी राय ने क्या किया था, नागवंशी राजा जो रघुनाथ शाह थे उनके समय में उनकी राजधानी दोयशा पर आक्रमण किया तथा नवरत्नगढ़ का विशाल प्रशस्त दरवाजा, जो नवरत्नगढ़ का किला था उसका विशाल दरवाजा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगवा लिया था। किन्होंने, मेदिनी राय चेरो शासक जो थे उन्होंने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का जो है आक्रमण किया और दोयशा पर आक्रमण करके वहां के जो नवरत्नगढ़ का किला था वहां का दरवाजा लाकर पलामू किला में लगवाया था, जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहा जाता है। जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, नागपुर दरवाजा कहा जाता है। इन सभी फैक्ट से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं। मैं इतने डिटेल से आप लोग को इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए और आप लोग को कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग उनका सही सही आंसर कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त था। अब इनके शासनकाल में पलामू में आर्थिक संपन्नता पूरी तरीके से था, आर्थिक संपन्न थे लोग यहाँ पे। ठीक है, पलामू में पशुपालन का विकास के कारण एक कहावत प्रचलित हुई। यहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छी होती थी, तो यहाँ जो पलामू में पशुपालन का विकास के कारण एक कहावत प्रचलित हुई, धनी धनी राजा मेदिनिया, धनी धनी राजा मेदिनिया, घरे घरे बाजे मैथनिया। ये जो है यहाँ आर्थिक संपन्नता होने के कारण और यहाँ पशुपालन का बहुत अच्छा विकास होने के कारण यहाँ पे लोगों ने एक कहावत प्रचलित हुई थी और इससे भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह कहावत किनके समय का है या किनके लिए, किन शासक के लिए प्रयोग किया गया है। तो यह मेदिनी राय के लिए प्रयोग किया गया था। धनी धनी राजा मेदिनिया, घरे घरे बाजे है मैथिनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। 1660 में अब क्या हुआ, 1660 में औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां, औरंगजेब के सेनापति जो हुए दाऊद खां, उन्होंने मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, मेदिनी राय को पराजित करके जिसके बाद मेदिनी राय सुरगुंजा भाग गए। अब मेदिनी राय कहाँ चले गए, तो सुरगुंजा जो वर्तमान के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, सुरगुंजा जिला, वहां पर चले गए। जबकि दाऊद खां पलामू के दोनों किला पर अधिकार कर पुराने किले में 1662 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अब उन्होंने क्या किया, जब मेदिनी राय वहां से भागकर सुरगुंजा क्षेत्र में भागकर चले गए, तब दाऊद खां ने पलामू के दोनों किले पर अपना अधिकार कर लिया और अधिकार स्थापित कर पुराना किला जो था उस पर 1662 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद बनवाया वहां पे। और मेदिनी राय मुगलों के व्यापक दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया, लेकिन वह वहां से भागकर चले गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया। जब औरंगजेब का पलामू फौजदार मनकली खां, अब औरंगजेब के पलामू में एक फौजदार थे मनकली खां, उनको क्या किया गया, 1666 में वापस लौट गया तो उन्हें पलामू का अधिकार कर लिया
इसी अभियान के दौरान जब कुंडा के राजा, अब इसी अभियान के दौरान क्या हुआ, कुंडा जो था, कुंडा के राजा थे चून राय, उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के भय से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तब चेरो राजाओं ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। कुंडा गांव के राजा जो चून राय थे, उन्होंने जब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो चेरो राजाओं ने क्या किया, चून राय की हत्या कर दी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साहब राय। अब ये साहब राय, चेरो शासक जो साहब राय हुए, साहब राय मुगल कालीन पुस्तक जो आलमगीर नामा और पातशाह नामा के अनुसार 1660 ईस्वी में औरंगा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1660 ईस्वी में औरंगा का युद्ध हुआ। इनके सेनापति थे दाऊद खां। ठीक है, और दाऊद खां और साहब राय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें साहब राय क्या हुए, पराजित हो गए और जंगल में शरण ले लिया। पराजित होने के बाद उन्होंने क्या किया, जंगल में शरण ले लिया वहां से भागकर। अब रंजीत राय के बारे में पढ़ते हैं। रंजीत राय जो थे चेरो शासक, उन्होंने मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बैठाया। अब पलामू की गद्दी पर बैठाने के लिए क्या किया, मुगल सूबेदार जो इब्राहिम खान थे, उन्होंने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पर पलामू की गद्दी पर किन्हें बैठाया, तो रंजीत राय को बैठाया। किंतु उनके चचेरे भाई जो थे जय किशन, उन्हें पदच्युत कर दिया। ठीक है, लेकिन उन्हें पद से हटा दिया गया। किन्हें, रंजीत राय को। उनके चचेरे भाई थे जय किशन, उन्होंने उसे पद से हटा दिया। अब जय किशन जी के बारे में पढ़ते हैं। जय किशन राय जो थे, जय किशन राय ने रामगढ़ राजा जो दलेल सिंह थे के साथ मिलकर नागवंशी से टोरी का क्षेत्र जीत लिया। अब दलेल सिंह के साथ मिलकर उन्होंने नागवंशियों पर हमला किया और नागवंशी का जो क्षेत्र था, टोरी क्षेत्र था, उसको जीत लिया। परंतु दलेल सिंह द्वारा रंजीत राय के परिवार को संरक्षण देने के कारण जय किशन ने रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें दलेल सिंह क्या हुआ, मारे गए। ठीक है, दलेल सिंह यहाँ पर मारे गए। तो यह हम लोगों ने पलामू क्षेत्र में चेरो वंश के बारे में पढ़ा और रक्सेल वंश के बारे में पढ़ा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धनबाद मानभूम का मान वंश। अब ये जो मानभूम में जो मान वंश थे दोस्तों, तो इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है, तो हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख से मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना आरंभ होता है। जो मानभूम में मान वंश का विस्तार था, इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, तो हजारीबाग से जो प्राप्त हुए दूध पानी शिलालेख, उससे मानभूम राजवंशों का इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। और फिर 14वीं सदी में धनबाद के कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। और 14वीं सदी में क्या होता है, जो धनबाद के कवि गंगाधर थे, उनके द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से यह पुष्टि हो जाती है कि मानभूम क्षेत्र में मानवंशों का शासन चल रहा था। इन अभिलेखों के अनुसार मान राजवंश मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था, अर्थात मानभूम कहने का मतलब धनबाद। इन अभिलेखों के अनुसार यह मानना है कि जो मान वंश थे वह मुख्य रूप से धनबाद और हजारीबाग के क्षेत्र में फैले हुए थे। इनका शासन जो है इन दोनों जिलों में देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस वंश के राजा जो थे, जो मान वंश के राजा थे, इनके द्वारा सबर जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया गया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप सबर जनजाति मानभूम छोड़कर पंचेत क्षेत्र में चली गई। अब इस वंश के जो राजा थे, इनके द्वारा सबर जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया गया, जिनसे परेशान होकर सबर जनजाति के लोग मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पंचेत क्षेत्र चले जाते हैं। और मानभूम राजा के काल में ही 10वीं सदी में भूमिज स्वराज आंदोलन चलाया गया था। जो 10वीं सदी में है दोस्तों, क्या हुआ था, भूमि स्वराज आंदोलन भी चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानभूम अर्थात धनबाद। मैंने पहले भी बताया कि मानभूम अर्थात धनबाद का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। धनबाद का ये जो मान वंश थे, यह सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा का जो चिन्ह था, राज्य चिन्ह था, वह कपिला गाय का पूछ अर्थात चवर था। साथ ही यहाँ के राजा गोमुखी राजा कहलाते थे। यहाँ के राजा जो हैं वह गोमुखी राजा कहलाते थे। मध्यकाल में पंचेत राजा वीर नारायण सिंह, मध्यकाल में जो पंचेत राजा थे वीर नारायण सिंह,
को मुगलों पर पराजित कर दिया। मुगलों वीर नारायण सिंह को मुगलों पर पराजित कर दिया और मुगलों के कर वृद्धि और तबाही के कारण पंचेत राजाओं ने अधिक दुर्गम और सुरक्षित स्थान के तौर पर झालदा में अपनी राजधानी जो है झालदा में बना ली थी। अब यहाँ क्या हो रहा था, जो पंचेत राजा थे वीर नारायण सिंह मुगलों से परेशान होकर पराजित हो गए थे और मुगलों के तबाही से परेशान होकर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो राजधानी है वो झालदा में बना ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब सिंहभूम का ढालभूम वंश। अब सिंहभूम क्षेत्र का जो ढालभूम क्षेत्र था वहां पे ढाल वंश का शासन चल रहा था दोस्तों। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था और यहाँ पे व्यापक रूप से नरबलि का प्रचलन था। ये जो ढाल भूम था दोस्तों, इस क्षेत्र में क्या था ना, एक प्रचलन था, यहाँ नरबलि दिए जाते थे। व्यापक रूप में यहाँ नरबलि का प्रचलन था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है दोस्तों कि इनके शासन काल में नरबलि का प्रचलन था। तो जो ढाल वंश थे इनके शासन काल में नरबलि का प्रचलन था और यह ढालभूम क्षेत्र में था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब सिंहभूम का सिंह वंश। अब सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो सिंहभूम का नामांकन के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं दोस्तों। ये जो सिंहभूम नाम पड़ा सिंहभूम क्षेत्र का, इसके नामांकन के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क तो यह है कि हो जनजाति के अनुसार हो समुदाय के प्रमुख देवता सिंहबोगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया। जो हो जनजाति हैं उनके प्रमुख देवता सिंहबोगा के नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया। और दूसरा तर्क जो है वह यह है कि सिंह वंश के पारिवारिक ऐतिहासिक ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश के दो शाखाओं ने शासन किया, जिसके आधार पर इस क्षेत्र को सिंहभूम रखा गया। इस वंश के शासक राजस्थान के राठौर राजपूत वंश के थे। अर्थात ये दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क तो यह था कि हो जनजाति के जो प्रमुख देवता थे सिंहबोगा, उनके नाम पर इस स्थान का नाम सिंहभूम रखा गया। दूसरा तर्क यह था दोस्तों कि यह जो सिंह वंश है इनकी दो शाखाएं यहाँ शासन की और इसी के आधार पर इसका नाम जो है सिंहभूम रखा गया और इनके वंशज जो हुए थे वो राजस्थान के राठौर राजपूत के वंशज थे। तो जो राजस्थान के राठौर राजपूत के वंशज होने के कारण और सिंह जाति से संबंधित होने के कारण इस स्थान का नाम सिंहभूम रखा गया। तो ये दो तर्क दिए जाते हैं नामांकन के पीछे जो है इसका मत जो दिए गए हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं सिंह वंश की प्रथम शाखा। अब ये सिंह वंश की जो प्रथम शाखा थी तो इसकी जो दो शाखा हम लोगों ने देखे, तो जो दो शाखा में प्रथम शाखा जो थी इसकी स्थापना क्या हुई थी 8वीं सदी में हुई और इसके संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया। आरंभ में यह छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की अधीनता स्वीकार की, परंतु बाद में यह स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे। पहले क्या हुआ 8वीं सदी में इसके जो संस्थापक थे वो काशीनाथ सिंह थे। इनका जो राजवंश में है कुल 13 राजाओं ने शासन किया सिंह वंश में, ठीक है। और आरंभ में क्या था, इससे पहले इन लोग छोटा नागपुर के नागवंशी जो राजा थे शासक थे उनके अधीन ये रहते थे, परंतु बाद में इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर अपना खुद का शासन प्रारंभ किया। अब दूसरी जो शाखा थी दोस्तों इसके बारे में हम लोग देखते सिंह वंश की दूसरी शाखा। तो सिंह वंश इस वंश की स्थापना जो है वो 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। दर्प नारायण सिंह के द्वारा दूसरी शाखा का स्थापना किया गया। इसके पश्चात इस वंश में युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अजीत सिंह एवं जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए, ठीक है। जो प्रमुख राजा थे इन प्रमुख राजाओं का नाम मैंने बताया। अब ये जो काशी सिंह थे ये पोरहोट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया। जो काशीराम जी थे इन्होंने पोरहोट को राजधानी के रूप में विकसित किया। साथ ही इन्होंने पोरी देवी जो थी, साथ ही इन्होंने पोरी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया था। कुल देवी के रूप में किन्हें स्थापित किया था, तो पोरी देवी को। दूसरे जो अर्जुन सिंह थे, दूसरे अर्जुन सिंह जो थे, अर्जुन सिंह प्रथम को बनारस से तीर्थ यात्रा कर लौटते समय उन्हें बंदी बनाकर
कटक उड़ीसा ले गए, परंतु बाद में इन्हें फिर छोड़ दिया गया। और फिर तीसरे जो हुए आपके सिंह वंश के दूसरी शाखा का जगन्नाथ सिंह द्वितीय, इनके काल में क्या हुआ, अत्यंत अत्याचार से तंग आकर भूया जनजातियों के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इनके शासन काल में जो भूया जनजाति थे उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि यह बहुत अत्याचार करते थे उन लोगों के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रामगढ़ राज्य में सिंह वंश। अब रामगढ़ राज्य में जो सिंह वंश हुए दोस्तों, ये 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने क्या किया, रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह आरंभ में नागवंशी राजाओं के अधीन थे। ठीक है, यह बागदेव सिंह जो थे दोस्तों, यह नागवंशी शासकों के अधीन ही थे, परंतु बाद में नागवंशी राजाओं के साथ मतभेद होने के कारण खुद अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया रामगढ़ में। ठीक है, इस वंश के राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समय समय पर 6 राजधानी केंद्रों को विकसित किया। इसकी प्रथम राजधानी सीसिया और अंतिम राजधानी पद्मा थी। अब इनके वंश में क्या हुआ कि कुल 6 राजधानियां विकसित हुई, जिसमें से प्रथम सीसिया थी और अंतिम पद्मा थी। चलिए आइए अब देखते हैं ये 6 राजधानियां कहाँ कहाँ और कैसे थी, इनके संस्थापक कौन थे। तो ये जो 6 राजधानियां थे दोस्तों, पहली राजधानियां तो बागदेव सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी सीसिया, दूसरा उड़दा था, तीसरा जो थे बादाम को अपनी राजधानी बनाया हेमंत सिंह के द्वारा। ठीक है, चौथा राजधानी रामगढ़ को दलेल सिंह के द्वारा बनाया गया, पांचवा ईचाक तेज सिंह के द्वारा बनाया गया, और जो छठा था दोस्तों वो ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा पद्मा को बनाया गया। तो कुल 6 राजधानियां यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट वंश था खड़गडिया राजवंश। अब ये खड़गडिया राजवंश जो है दोस्तों, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हजारीबाग क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना जो है ये 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंसराज देव ने किया था। इस खड़गडिया राजवंश का जो स्थापना किया था हजारीबाग क्षेत्र में, ये किनके द्वारा किया गया था, तो हंसराज देव के द्वारा किया गया था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और उन्होंने क्या किया, उत्तर भारतीय ब्राह्मण जितने थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हंसराज देव ने हजारीबाग के वेदावत जाति थे, हजारीबाग में कौन सा जाति थी, वेदावत जाति थी, को पराजित किया और खड़गडिया राज्य की स्थापना की। ठीक है, हजारीबाग में जो वेदावत जाति थी उनको पराजित किया और उन्होंने ही, हंसराज देव ने ही खड़गडिया राजवंश की स्थापना हजारीबाग में की। कुछ और अन्य हैं राजवंश जो कुंडा रियासत में देखने को, कुंडा रियासत था जो हजारीबाग में स्थित था, और सोनपुर रियासत थे दोस्तों जो पलामू में स्थित था। ठीक है, तो ये झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों इसके बाद, इसमें हम लोग कुल जो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश है उन सभी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे, ताकि हमारा यह जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाए, और यदि इससे प्रश्न पूछे जाए तो हम लोग सही से टिक कर सकें। थोड़ा डिटेल्स में पढ़े हैं हम लोग दोस्तों, ताकि आप लोगों का यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो और क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें क्लास को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।